तो बजट हम कल कर रहे थे, है ना? तो जब बजट पास हो जाता है तो पैसा निकालने के लिए डिमांड रखी जाती है, उसे कहते हैं वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। ये ग्रांट्स मांगे जाते हैं, अनुदान मांगे जाते हैं। और ये हर उसमें होएगा बजट सेशन में, जैसे आने वाला बजट होगा, जब बजट रखेंगे ये निर्मला सीतारमन, तो फाइनेंस मिनिस्टर रखता है, क्योंकि यूनियन मिनिस्टर जो रहता है फाइनेंस मिनिस्टर ही रखता है, कोई भी प्राइवेट मेंबर बजट को नहीं रखता टेबल पे, वही रखेंगे, वही इंट्रोड्यूस कराएंगे। कौन है फिलहाल में वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमन। तो वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में कह लो कि आप डॉक्यूमेंट दे करके पैसा मांग रहे हो उससे, संसद से, पार्लियामेंट से आपको पैसा लेना है किसी भी स्कीम में, किसी भी योजना में, किसी की सैलरी देनी है, जैसे कि राष्ट्रपति की, इनकी जो हमने देखी थी राष्ट्रपति है, या सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, और उसके साथ साथ यूपीएससी के चेयरमैन हो गए, जो भी गवर्नमेंट के अंडर में आएंगे, डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के और लोकसभा के, डेप्यूटी चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, और स्पीकर होते हैं लोकसभा के, उन सबकी जो सैलरी निकलेगी, तो वो जो है सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स होते हैं, यानी कि ये अनुदान होते हैं। और अनुदान कहाँ लिखे हुए हैं? आर्टिकल 115 में। आर्टिकल 115 जो है, यानी कि अनुच्छेद 115 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बताता है कि सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स होती है, यानी कि अनुदान के टाइप है कि किस किस तरह के अनुदान आप वहां से लेंगे। तो ऐसे सिंपली एक काम के लिए सीधा ये नहीं कह दिया जाता कि हमें बस इस काम के लिए पैसा चाहिए, तो अलग अलग उसकी कैटेगराइज करते हैं, मतलब उसको विभाजित करते हैं कि इस काम के लिए हमें ये चाहिए, ये अगर मान लो पैसा कम पड़ गया तो उसके लिए अलग प्रावधान है, अगर पैसा और ज्यादा चाहिए और वो लिखा हुआ नहीं था उसमें बजट में, तो उसके लिए अलग से वो ग्रांट वहां पे पेश करेंगे, इसे ग्रांट्स कहते हैं, यानी कि अनुदान। तो सबसे पहले है हमारा सप्लीमेंट्री ग्रांट, या इसे अनुपूरक भी कहते हैं या इसे पूरक भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि ग्रांट्स ऐसे, आप लोगों के जो क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में, वो ऐसे आएंगे कि मैचिंग दे देंगे आपको, यहाँ लिख देंगे ये तीनों नाम, सप्लीमेंट्री, एडिशनल और ये इस तरह से ऐसे लिख देंगे, सप्लीमेंट्री और एडिशनल और एक्सेस, यानी कि ये वाले ग्रांट्स के नाम लिख देंगे कि अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक जो ग्रांट है इनके नाम। अब सामने क्या लिखेंगे? वे लिखेंगे प्रावधान। जैसे ही हमने इनके प्रावधान लिखे ना, इस तरह से प्रावधान लिख देंगे कि इनको अब आपको मैच करना है, या तो ये पूछ लेंगे इनमें से कौन सा सही है, सही तरह से मैच बन रहा है, तो मिलाने के लिए, या फिर आपको मैच करने के लिए दे देंगे कि कौन सा कैसे है, तो उसमें नंबर डालते हैं, जैसे कि मान लो 1 2 3, तो आपको ऐसे पेयर बना के देंगे वो 2 3 1, ऐसे 1 2 3, या फिर 3 2 1, ऐसे पेयर दे देंगे और आपको मैच करने के लिए देंगे। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आप फिर पहले मैच करेंगे आप किसका किससे मैच हुआ, और फिर इस पेयर में देखेंगे जो आपने मैच किया है वो यहाँ पर आंसर है या नहीं, और फिर आप उस पर टिक करेंगे। तो इस तरह से होता है। तो पहले स्टार्ट करेंगे अपना सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होता है। तो सप्लीमेंट्री ग्रांट है जब वित्तीय वर्ष के लिए किसी विशेष सेवा के लिए अधिकृत राशि जो है अपर्याप्त हो जाती है, यानी कि अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है 31 मार्च को, हमने लगाया था कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर, हाँ 31 मार्च। अब 1 अप्रैल से 31 मार्च, अब मान लो हम एग्जाम्पल ले लेते, कोई भी प्रोजेक्ट बन रहा है या हाईवे बन रहा है, मेट्रो जा रही है इधर से, अब गवर्नमेंट ने पैसा ले लिया था पिछले बजट में कि इसके लिए हमें इतना चाहिए, अब वो जो पैसा है कम पड़ गया, वो सारा खर्च हो गया, और वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अपर्याप्त, यानी कि अब वो जो पैसा लिया था वो अब कम पड़ गया। अब क्योंकि वो पैसा कम पड़ गया है तो ये वाली ग्रांट रखी जाएगी, संसद के सामने वाली ग्रांट रखी जाएगी, सप्लीमेंट्री ग्रांट। और उसमें ऐसा नहीं है कि पैसा ऐसे ही दे देंगे, जो हमारे सीएजी होते हैं, सीएजी होते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या महालेखा व नियंत्रक। तो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है, ये वो देखते हैं कि कौन सा खर्च कहाँ पर हो रहा है, एक तरह से ऑडिट करते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंट होते हैं बैंक में, या कहीं भी चार्टर्ड अकाउंट होते हैं, कैशियर वगैरह, और एक हर जगह एक खजांची होता है हर डिपार्टमेंट में, तो वो यही देखता है, वो ना बही खाता लेके बैठते हैं कि
कहाँ कितना खर्च हुआ, कितना पैसा कहाँ गया। तो वो हमारे यहाँ पे कौन काम करेगा, कंट्री के लिए, देश के लिए कौन काम करता है, सीएजी। इसे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 148 में इनके प्रोविजन है। तो अनुच्छेद 148 हम पढ़ेंगे आगे, सीएजी भी पढ़ेंगे। तो ये देखते हैं कि क्या वो जो खर्च उन्होंने मांगा है वो सही है या नहीं है, वो ऑडिट करेंगे। उसके बाद वहां से पैसा उनको निकाल करके दिया जाता है। तो इसको याद रखना है, ये जो इसमें बातें लिखी हुई है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट कब दी जाएगी, जब वित्तीय वर्ष के लिए जो किसी भी विशेष सेवा के लिए अधिकृत जो राशि है वो अपर्याप्त हो जाती है। यानी कि अगर पिछले बजट में उन्होंने 500 करोड़ मांगे और वो 500 करोड़ कम पड़ गए, तो वो ये वाली ग्रांट अब इस वाले वित्तीय वर्ष में रख सकती है। निर्मला सीतारमण के दिखा सकती है कि वहां पर इतना खर्च हो गया था, हमें और पैसों की जरूरत है। तो वो संसद से मांग सकती है। और ये जो होता है ऑडिट कौन करता है, महालेखा व नियंत्रक सीएजी ऑडिट करेगा और संसद पहले इसकी जांच करेगी और उसके बाद ही वहां से पैसा निकालने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट ग्रांट है हमारी एडिशनल ग्रांट। एडिशनल ग्रांट का मतलब है कि वित्तीय वर्ष के दौरान किसी नई सेवा पर अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता होती है जिस पर उस वर्ष के लिए बजट पर विचार नहीं किया गया। यानी कि अगर किसी वर्ष में बजट में वो बात लिखी गई है और उस पे विचार नहीं किया गया, मान लो निर्मला सीतारमण ने कह दिया कि भाई हमें तो 100 करोड़ चाहिए और कोई स्कीम है, मान लो पीएमकेजीवाई जो कौन सी आई थी, गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण। तो पीएम गरीब कल्याण योजना जैसे कि इसमें लॉन्च की, तो अब ये कह रही है कि पीएम गरीब कल्याण योजना के लिए हमने 100 करोड़ ले लिए, लेकिन बजट में अब उन्हें 200 करोड़ की जरूरत पड़ रही है। और बजट में ये क्या बात लिखी हुई है, बस 100 करोड़ की बात लिखी हुई है। तो तब वो ये वाली ग्रांट मांगेंगे, एडिशनल ग्रांट। मतलब अब उन्हें अतिरिक्त पैसा चाहिए। मतलब 100 करोड़ तो उन्होंने बजट में दिखा रखा है, लेकिन जरूरत इस स्कीम के लिए जब उन्होंने एस्टीमेट लगाया तो उन्हें लगा कि 200 करोड़ चाहिए, तो वो ये वाली ग्रांट वहां पर रखेंगे। तो ये अपने आप ही देखो, ये परिभाषा जो इसकी क्या कह रही है कि वित्तीय वर्ष के दौरान किसी नई सेवा पर अतिरिक्त व्यय की जब आवश्यकता होती है तो उस वर्ष के बजट पर जिस पर विचार नहीं किया गया उसे कहते हैं एडिशनल ग्रांट। इस इनमें फर्क कैसे समझ आएगा कि पहला वाला जो है कि पैसे थे, अलॉट भी हो गए और वो कम पड़ गए, लेकिन इसमें क्या है, पैसे लिख दिए, कम लिख दिए और ज्यादा चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है कि 100 करोड़ लिख दिया, लेकिन बजट में तो 100 करोड़ दिखा दिए कि 100 करोड़ चाहिए इसके लिए, लेकिन चाहिए थे ज्यादा। तो वो फिर ये वाली ग्रांट रखेगी और इस पर भी वही सेम विचार होगा संसद का, और तब संसद देगी कि हाँ इतने पैसे इन्हें दिए जाने चाहिए इस स्कीम के लिए। फिर आता है एक्सेस ग्रांट। एक्सेस ग्रांट है अधिक अनुदान। जब बजट से निर्धारित धन से अधिक व्यय हो जाए वित्त वर्ष के दौरान, इस पर मतदान होगा। तो अब जैसे कि कोई भी बजट है, अब बजट में उन्होंने पिछले वाले बजट में लिखा था 1,000 करोड़ उनको 4-5 स्कीम के लिए चाहिए, 1,000 करोड़। अब उनका जो खर्च है इससे ज्यादा का हो गया, यानी कि प्राइवेट वालों को भी उन्होंने मिला लिया, पीपीपी पार्टनरशिप कहते हैं ना। ये जो टोल्स बनते हैं उनको पता है कैसे बनते हैं, टोल्स जो बनते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब होता है कि गवर्नमेंट और जो अडानी अंबानी इनके जो ग्रुप होते हैं वो मिलकर के क्या करते हैं, प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब बनाने के टाइम पे एडिशनल कॉस्ट तो गवर्नमेंट दे देती है, लेकिन उसके बाद जो प्राइवेट वालों ने पैसा लगाया उन्हें कहाँ से देगी गवर्नमेंट, इतना पैसा तो वो दे नहीं सकती, गवर्नमेंट के पास तो है ही नहीं, अदानी अंबानी के पास ज्यादा है। तो फिर वो कहाँ से आएगा, कैसे करेंगे वो लोग। तो वो जो टोल लगता है ना, आप लोगों से पैसे लिए जाते हैं, है ना, पेरिफेरल वगैरह पे आप जाते हो तो आप टोल देते हो, तो वो पैसा फिर गवर्नमेंट के पास नहीं जाता, वो पैसा वो वसूलते हैं जिनका वो है। हाँ, उस समय निर्धारित है कि इतने समय तक आप यहाँ से टोल निकाल सकते हैं जब तक आपकी पूर्ति नहीं हो जाती, तो वो होता है। तो सेम ऐसे ही मान लो 1,000 करोड़ किसी प्रोजेक्ट में उन्होंने लगाने थे, लेकिन 1,000 से भी ज्यादा लग चुके हैं, मतलब खर्च इतने हो गए, ये तो खर्च हो गए, मतलब 2,000 करोड़ खर्च हो गए। तो तब ये एक्सेस ग्रांट की मांग करेंगे, ये कहेंगे कि पिछले बजट में जो है हमने 1,000 का था और 1,000 से ज्यादा के हमारे खर्च हो गए हैं, तो हमें और पैसे चाहिए, अधिक चाहिए, उससे और अधिक चाहिए, मतलब एक्सेस चाहिए।
तो वो ये वाला ग्रांट मांगते हैं। तो इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जब बजट में निर्धारित धन से अधिक व्यय हो जाए, यानी कि जो निर्धारित धन था हमारा, कि हमने एक सोच के चले थे कि भाई 1,000 करोड़ लगेगा बस इस वाले पेरिफेरल को बनाने बनाने में, तो लेकिन उससे ज्यादा का खर्च हो गया। वो खर्च हमने किसी से उधार ले लिया, यानी कि इनसे, रिलायंस से या इनसे इनसे कह दिया कि आप अपने बैंकों से उधार ले लो और लगा दो पैसा, हम बाद में बजट में करके आपको दे देंगे। तो ऐसे होता है। तो फिर इसी ग्रांट को क्या कहते हैं, हम एक्सेस ग्रांट कहते हैं। तो तीनों ग्रांट एक एक बार दोबारा देख लो। सप्लीमेंट्री ग्रांट होती है जब वित्तीय वर्ष के दौरान किसी विशेष सेवा के लिए अधिकृत धनराशि जो है वो अपर्याप्त हो जाए, यानी कि जो पैसा अलॉट किया था वो कम पड़ जाए, तब तो हमारी सप्लीमेंट्री ग्रांट होती है। एडिशनल ग्रांट कब होगी, जब वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर अतिरिक्त व्यय हो जाए, खर्च ज्यादा हो जाए, तब इस वाले ग्रांट की जरूरत होती है। और एक्सेस, और उसका उस वर्ष के बजट में डिस्कस ना किया गया हो, विचार ना किया गया हो। एक्सेस ग्रांट कब होती है, जब बजट में तो लिखा हुआ है उस निर्धारित धन से ज्यादा खर्च हो जाता है, तो उसे एक्सेस ग्रांट कहते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास तीन और ग्रांट हैं। एक है वोट ऑफ क्रेडिट, ये आकस्मिक खर्च के लिए होती है, यानी कि इमरजेंसी पड़ जाती है तो हम वहाँ पे पार्लियामेंट में वोट ऑफ क्रेडिट रखते हैं। जैसे कि कोरोना के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी तो वोट ऑफ क्रेडिट भी लिया गया था उससे। एक्सेप्शनल ग्रांट होती है असाधारण, जिसे अनुमति नहीं मिली होती, इसे बजट में अनुमति नहीं मिली होती, लेकिन ये जब चाहिए होती है पार्लियामेंट में तो वो रख सकते हैं असाधारण। टोकन ग्रांट ऐसी होती है कि पहले से प्रस्तावित सेवा के अतिरिक्त धन की आवश्यकता हो, मतलब कोई सेवा पहले से ही उन्होंने लिखी हुई है बजट में, पहले से ही मेंशन की गई है, लेकिन उसके लिए धन उन्होंने पहले से निर्धारित लिखा नहीं था, लेकिन बाद में उसको वो टोकन ग्रांट के थ्रू ले सकते हैं। अब इसमें आता है, अब पैसे की तो हमने बात कर ली, गवर्नमेंट के पास पैसा है कहाँ, कहाँ पर है, तो वो बात कर लिया, हमें फंड भी पढ़ने हैं। गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है, लेकिन उतना नहीं है जितना हमारे यहाँ बिलियनियर के पास है। तो अलग अलग फंड होते हैं, ऐसा नहीं कि ये फंड जो है ये अलग अलग पर्पस के लिए बनाए गए हैं। तो जो गवर्नमेंट का पैसा निकलता है, जिसे कह सकते हैं हम कि एक तरह से जो कोष होता है वो ये होता है, इसे कहते हैं निधियां। तो कौन कौन से फंड्स है, इनके आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल ही आते हैं। तो पहला हमारा कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, यह भारत की संचित निधि, तो ये आएगा हमारा अनुच्छेद आर्टिकल 266 में। तो आर्टिकल 266 बात करता है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया की। दूसरा है हमारा कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 267 में दिया गया है, 267। और ये पूछा जाता है, फिर वही मैं मैचिंग वाला भी बता रही हूँ, मैचिंग में भी दिया जाता है कि आपको आर्टिकल इधर लिख देंगे, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, तो तीनों दे देंगे और फिर मैच करने के लिए देंगे कौन से आर्टिकल में है प्रोविजन, तो फिर आप मैच करोगे तो कौन से में। तो इसलिए इन्हें यहीं पे याद कर लेना, यहीं पे आंख बंद करके कि 266 कंसोलिडेट फंड है और पब्लिक अकाउंट भी 266 में ही है, ये दोनों एक ही आर्टिकल में मेंशन है। और एक ही आर्टिकल का मतलब है कि ऐसे 266 का ए, 266 का बी, इस तरह से ये मेंशन है दोनों। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है कि ये दोनों एक ही में मेंशन है, बस कौन अलग है, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब ये अलग क्यों है, क्योंकि ये बाद में बना था, अब इसकी कहानी अभी हम पढ़ेंगे कि क्यों बना था। तो पहले कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। तो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में कौन से पैसे होते हैं और किस तरह से लिए जाते हैं, तो सभी प्राप्तियां उधार ली जाती हैं, वह भुगतान जमा किए जाते हैं। तो जो भी प्राप्तियां हैं यानी कि रिसीप्ट है, जो भी रेवेन्यू गवर्नमेंट का है वो यहाँ से लिया जाता है और भुगतान इसके जमा किए जाते हैं। दूसरा, इसमें पैसा कहाँ कहाँ से आता है, कौन कौन सा होता है, तो इसमें होता है भारत का राजस्व यानी कि रेवेन्यू, जो भारत जीएसटी लगाएगा, इंडिया जो हमारा जीएसटी, अब तो जीएसटी आ गया ना, जो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है वो, डायरेक्ट टैक्स लगता है, डायरेक्ट टैक्स कौन सा लगता है हमारा, इनकम टैक्स, है ना। इनकम टैक्स भरते हैं ना सब, जब उनकी इनकम एक टैक्सेबल इनकम हो जाती है, जब टैक्सेबल इनकम हो जाती है उनकी एक परमिसिबल लिमिट पे, तो उनको टैक्स देना पड़ता है। तो जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स, ये सब क्या है, कंट्रीज के राजस्व। और इसके अलावा और कहाँ से आता है रेवेन्यू, कहाँ कहाँ के टैक्स होते हैं, कस्टम के टैक्स होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे कंट्री में कोई, हमने सामान मंगाया यहाँ पर, बाहर से किसी कंट्री का आया, चाइना से आ रहा है, तो हम उस पर टैक्स लगाते हैं, हम ऐसे फ्री में थोड़ी आने देंगे किसी को, शिप को।
तो जब वो शिप आता है, कार्गो आता है, या कोई भी सामान आ रहा है, तो उस पर ड्यूटी लगती है। सुना है ना, ड्यूटी लगती है। एक ड्यूटी या टैक्स लगता है, कस्टम टैक्स लगता है, वो तो आपको पता ही होगा, है ना। दुबई से गोल्ड आ रहा है ना, उस पे भी कस्टम लगता है कि तुम ला नहीं सकते, तुम ले आए तो तुम्हें पकड़ लेंगे, नहीं तो टैक्स भरो, और फिर जितने का लाए हो ना उससे दुगने का टैक्स देना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो इसलिए आम जनता गोल्ड वहां से नहीं ला सकती है ना। तो ये है। तो इसमें क्या क्या होता है, एक तो भारत का राजस्व, राजस्व मतलब भारत का रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब कि इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है, जीएसटी आ गया, डायरेक्ट टैक्स आ गया, इनकम टैक्स आ गया, ड्यूटी वाला आ गया, कस्टम टैक्स, ये वाला पैसा एक तो इसमें रहता है। और कौन से रहते हैं इसमें, लोन्स रहते हैं जो गवर्नमेंट ने लिए होते हैं, कहाँ कहाँ से, वर्ल्ड बैंक से या अदर कंट्रीज से, और आरबीआई से भी लोन लेता है गवर्नमेंट। ट्रीजरी बिल, ट्रीजरी बिल जो है ये बेटा एक तरह से सिक्योरिटी बिल्स होते हैं, और इनको आरबीआई में दे करके, आरबीआई को दे करके इनके बिहाफ पे गवर्नमेंट इनसे पैसे लेती है। और वेज और मीन्स एडवांस, ये हम इकोनॉमी में करेंगे, क्या होता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ये भी एक तरह का लोन ही होता है जो कि आरबीआई से गवर्नमेंट लेती है। उसके साथ साथ ऋणों की पुनर्अदायगी द्वारा प्राप्त धनराशि, और जब जो लोन है उनको कर दिया जाता है, मतलब उनको अदा कर दिया जाता है, लोन रिपे करने के बाद जो धनराशि मिलती है उसको भी इसी फंड में जोड़ा गया है। और इसमें एक और प्रोविजन है कि इसमें पैसे आप कैसे निकाल सकते हैं, संसद द्वारा। संसद का, जब संसद इसमें वो दे देगी आपको मंजूरी, तभी इससे पैसा जा सकता है, इस फंड से। इस फंड से बिना संसद की पूछ के पैसा नहीं निकाला जा सकता। जैसे कि मैंने कल भी बताया था, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से किस किस की सैलरी दी जाती है, राष्ट्रपति की, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा, और लोकसभा के कौन, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इनकी जो है वो दी जाती है सैलरी, और उसमें यूपीएससी के चेयरमैन भी आ जाते हैं, क्योंकि वो भी 315 आर्टिकल के तहत है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है। वो भी हम आगे पढ़ेंगे 315, क्योंकि अभी तो हम 115 पे ही है ना। तो अब इससे तो संसद द्वारा ही निकाला जाता है पैसा। अब दूसरा भी है हमारे पास, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। अब इसमें जितना भी हमने यहाँ पर देखा खर्चा, जितना भी पैसा हमने यहाँ पर देखा गवर्नमेंट का, कि रेवेन्यू है, ट्रेजरी बिल्स है, इन सबको हटा करके जो भी अन्य पैसा है वो इस वाले उसमें आएगा अकाउंट में। कौन कौन सा, प्रोविडेंट फंड का, प्रोविडेंट फंड तो हमने पढ़ा ही नहीं, क्या आपको पता होगा क्या होता है प्रोविडेंट फंड। जुडिशियरी डिपॉजिट, जुडिशरी का जो डिपॉजिट होता है, सेविंग बैंक अकाउंट का डिपॉजिट, और डिपार्टमेंट का डिपॉजिट, और रेमिटेंसेस। अब इसमें एक एक करके समझो। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड जो बैंक वगैरह में आप सुनते हो, वो जो गवर्नमेंट का चल रहा है अदर बैंक्स में, वो जुडिशरी के डिपॉजिट्स भी होते हैं, यानी कि हमारे जो कोर्ट्स होते हैं इनके भी डिपॉजिट्स होते हैं, वो भी इसी एक अकाउंट में आएंगे। सेविंग बैंक्स के डिपॉजिट, जो आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट खुलता है ना, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग होती है, और जो ये एसबीआई वगैरह में हम जो पैसा जमा करते हैं, ये भी गवर्नमेंट यूज करती है। मतलब ये बैंक यूज नहीं करता, बैंक डबल करके दे देता है गवर्नमेंट। जैसे एसबीआई है, आपका अकाउंट है, सबका अकाउंट है। अब ऐसा क्यों हुआ था, तो एक समय जब हम आजाद हुए थे, तो जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, तो जवाहरलाल नेहरू को तो सभी इकोनॉमिस्ट को, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को बिठाया था कि क्या करें, मतलब आजाद तो हो गए, स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन अब कंट्री चलानी है। अब कंट्री में मेन फोकस किस चीज पे होना चाहिए था, अब हमारे पास फूड नहीं था, क्योंकि आपको पता ही है क्या था, अंग्रेज क्या करवाते थे, नील की खेती, अफीम की खेती, क्योंकि उन्हें उनसे ज्यादा पैसा मिलता था। हाँ, नील क्यों चाहिए होता था उन्हें, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी बहुत अच्छी थी, कपड़े वाली इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी। अब कपड़े वाली इंडस्ट्री के लिए वो नील उनको चाहिए होता था, क्योंकि पहले, अब सिंथेटिक कलर आ गए, अब तो कलर पेंट वाले ये सिंथेटिक आ गए। पहले कलर जो आता था, नील एक पौधा होता है, उसका फूल होता है ब्लू कलर का, और उस फूल से ही बनाया जाता था नील। तो नील की खेती करवाते थे, अफीम की खेती करवाते थे, और तंबाकू उगवाते थे लोग। तो लेकिन मेन चीज क्या थी, पॉपुलेशन के पास खाना नहीं था, इसलिए आपको पता हो 1943 में भयंकर अकाल पड़ा था बंगाल में, 1943 में, और 1773 में, 1773 के आसपास और 1943 के आसपास जो है भयंकर अकाल पड़े हमारे यहाँ पर, जो कि ऐसे अकाल थे कि उसमें
2 मिलियन के अराउंड पॉपुलेशन जो थी बंगाल में, वो सब खत्म। तो ये इसकी वजह से फिर क्या हुआ, हमारा एक तरह से इन्होंने इस तरह से मतलब करना स्टार्ट किया। लेकिन अब फिर आज़ाद हो गए हम, फिर जवाहरलाल नेहरू जी आ गए। उन्होंने क्या किया कि अब किस चीज़ पे फोकस किया जाए, तो कंट्री को सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत थी उस समय, खाने की। तो उन्होंने कहा कि अब एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे। तो उन्होंने फिर क्या लॉन्च किया था 1950 में, उन्होंने 5 ईयर प्लान लॉन्च किया थे, जैसे FYP कहते हैं। अब तो नीति आयोग आ गया, पहले प्लानिंग कमीशन था, तो ये कहते थे प्लानिंग। तो 5 ईयर प्लान आ गया, मतलब 5-5 साल का हम टारगेट रखेंगे कि किस किस चीज पे हमें फोकस करना। तो पहले 5 साल जब फोकस किया गया तो खाने पे फोकस किया गया था। अब खाने पे जब फोकस किया जाना था तो उसके लिए क्या चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए, पानी, फर्टिलाइजर। कहाँ से आएंगे, तो फिर गवर्नमेंट ने सेविंग का स्टार्ट करवाया था कि पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट्स हो, और कहाँ पर बैंक्स में भी सेविंग अकाउंट हो। अब बैंक में और पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट होंगे तो फिर इंदिरा गांधी के टाइम पे इंदिरा गांधी ने बैंक को नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज मतलब खरीद लिया। पहले प्राइवेट बैंक होते थे, फिर इंदिरा गांधी ने वो नेशनलाइज करवा दिया, यानी कि वो सरकार के कंट्रोल में आ गया। जैसे अब SBI बन जाएगा, सब सरकारी वो है बैंक। ठीक है, तो फिर अब इनमें क्या करेंगे, जैसे आप पैसा रखेंगे अपना, हम पैसा रखेंगे अपना, तो वो फिर उनके पास सेविंग जमा होगी। उस सेविंग को क्या करेंगे, जो बैंक है वो किसानों को लोन देंगे, और जब किसान उससे लोन लेंगे तो किसान इरिगेशन के लिए और उनके लिए पंप वगैरह खरीदेंगे, और फिर इस तरह से फूड जो है बढ़ेगा। तो ये जो है, इसी को हम कहते हैं सेविंग बैंक्स डिपॉजिट, जो कि आप भी रखते हैं। तो ये कैसे कंट्री के काम कैसे आते हैं, इसी तरह के वो उसको लोन देते हैं। ठीक है, अब फिर आता है डिपार्टमेंट के डिपॉजिट हो गए रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आज की न्यूज में था भारत में सबसे अधिक रेमिटेंसेस आता है। अब रेमिटेंसेस क्या होता है, 125 बिलियन डॉलर का रेमिटेंसेस अभी मिला है। जैसे कि कोई दुबई में काम कर रहा है, आप लोग बाहर जा रहे हो, जैसे आपकी जॉब बाहर लग गई, अमेरिका में लग गई, तो जब आप वहां से पैसे भेजेंगे ना अपने यहाँ पे, तो वहां पे रुपया नहीं चलता, आप डॉलर भेजेंगे। तो जब आप कंट्री में डॉलर भेज रहे हैं, उसे कहते हैं रेमिटेंसेस। डॉलर या जिस भी कंट्री में आप काम कर रहे हैं, वहां का जो पैसा भेज रहे हैं, उसे कहते हैं रेमिटेंसेस। तो जो हमारे यहाँ से कंट्री में बाहर काम कर रहे हैं कंट्री से, इस बार इस साल का जो पूरा टोटल रेमिटेंसेस बैठा है 125 बिलियन डॉलर, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है इस साल का, मतलब 2023 का लगाया है कि भारत सबसे ज्यादा माइग्रेंट से जो वो पैसा आता है वो रिसीव करने वाला प्रथम देश है, सबसे ज्यादा मिलता है हमें। तो ये रेमिटेंसेस ये सब मिल करके क्या बनाते हैं, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया यही आर्टिकल 266 में लिखा हुआ है, इसे याद रखना अनुच्छेद में। और इस खाते से जो भुगतान होगा वो संसद की प्रयोजन के बिना हो जाएगा, मतलब इसमें संसद की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें जो ट्रांसफर होता है वो बैंक द्वारा होगा। ठीक है, गवर्नमेंट को जैसा भी पैसा चाहिए तो वो बैंक द्वारा ही इनसे ले सकती है। ठीक है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आया समझ, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। अब इसे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया कहते क्यों है पता है, क्योंकि देखो इसमें पब्लिक का ही पैसा है, सेविंग अकाउंट, हाँ, रेमिटेंस है, जुडिशियल डिपॉजिट, प्रोविडेंट फंड, ये सब जो पैसा है सारा पब्लिक का पैसा है जो इस फंड में होता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट और लास्ट, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कॉन्टीजेंसी मतलब आकस्मिकता निधि। तुम फंड से ही याद रखना, क्योंकि निधि से तो कोई याद नहीं रखने वाला, मैं भी याद नहीं रखती निधि से, तो निधि तो तुम्हें याद नहीं रहेगा, फंड याद रहेगा, है ना। तो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जैसे कि कोरोना के टाइम पे पीएम केयर फंड था, पीएम केयर्स फंड। क्यों बनाया था पीएम केयर्स फंड, क्यों बनाया था, कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे पीएम केयर्स फंड तो बना था, क्यों बना था सर, क्यों बना था पीएम केयर्स फंड, आपको बताओ। पीएम केयर्स फंड, पीएम पीएम केयर्स फंड जो था कोविड के टाइम पे, हमें ज्यादा जरूरत थी उस समय और पैसों की, है ना। और कंट्री में गवर्नमेंट के पास एक फंड था, कौन सा, जब कॉन्टीजेंसी फंड था तो पीएम केयर्स फंड की क्या जरूरत पड़ गई थी, पता है तुम्हें। तो कॉन्टीजेंसी फंड की जो शुरुआत हुई थी वो बेटा 1950 से हुई थी। और इस ये जो है पूरा राष्ट्रपति द्वारा ही शासित होता है, मतलब
अब इसमें आप लोगों को तीनों चीजें याद रखनी है कि कॉन्टीजेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ये तो संसद द्वारा संचालित रहता है, संसद के बगैर इससे आप पैसा नहीं निकाल सकते। और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया बिना संसद के होता है। और कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया किससे संचालित होता है? राष्ट्रपति द्वारा। ये अंडर में किसके रहता है? राष्ट्रपति के। इसका नाम ही है इमरजेंसी के टाइम पे। जैसे इमरजेंसी के टाइम पे ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, तब कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जाता है, तब निकाला जाता है जब इमरजेंसी आ जाती है। हाँ, जैसे कि मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आ गई किसी भी कंट्री पे, कैसी कोई आकस्मिक अकाल पड़ गया, कालमिटीज आ गई, तो तब वहां से पैसा दिया जाता है। तो जब ये हुआ था, कोरोना हुआ था, तो हम पर और ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। कॉन्टीजेंट फंड ऑफ इंडिया में पैसा था, बट इतना प्रॉपर नहीं था कि हम उसे हर जगह खर्च कर सकें। ठीक है, क्योंकि और ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीजों के लिए बचा कर रखा हुआ है। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स फंड बनवाया था, जिसमें सबने डोनेट किया था, है ना। बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटीज हैं, अंबानी, अदानी और अब अमिताभ बच्चन जी तक ने उसमें कंट्रीब्यूट किया था। हाँ, सबने। तो फिर इन्होंने सबने किया था पीएम केयर्स फंड में। पीएम केयर्स फंड का भी पर्पस यही था कि जहां पर भी प्रॉब्लम होगी ऐसी, जो कि बहुत ज्यादा अलग होगी, कि नेशनल उससे आपातकाल के लिए बहुत अलग होगी, तो उस इमरजेंसी में पीएम केयर्स फंड से भी दिया जाता है। जैसे कि अभी रिसेंट में आपको पता है, अग्निवीर सुना होगा, अग्निवीर। अग्निवीर की भर्तियां निकलती है, तो अभी एक अग्निवीर शहीद हो गया था जम्मू कश्मीर में, लेह में, सियाचिन के आसपास एक अग्निवीर। तो उस अग्निवीर को अब, क्योंकि अग्निवीर की जो सैलरी है वो कम है, और वैसे भी 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है अग्निवीर को, तो उनको पीएम केयर्स फंड से भी उनको वो दिया जाता है, कंपनसेशन, जो क्या कहते हैं उसे, मुआवजा। हाँ, तो वो वहां से दिया जाता है। ठीक है। तो फिर वहां की सरकार, सब सरकार नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। हाँ, वो उन्होंने इंक्लूड कर रखा था कि पीएम केयर्स फंड से कितना देना है, और इनकी सैलरी का कितना देना है, और सिक्योरिटी का कितना देना है। वो तो फिर ज्यादा अप्रोर हुआ तब पैसा दिया, नहीं तो वो तो इतना ही दे रहे थे कि जितना इनका है उतना ही दिया जाए। तो अग्निवीर के लिए ये प्रॉब्लम है थोड़ी, कि उनको सिर्फ उतना ही पैसा दिया जाएगा, और जब 4 साल उसकी पूरी हो जाएगी तब तक ही उसको वो पेंशन मिलेगी, उसकी फैमिली को उसके बाद नहीं मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी है, कि आप या तो 4 साल के लिए बना रहे हो, 4 साल के बाद भाई उसके पेरेंट्स क्या करेंगे अगर वो एक लौता ही बच्चा हुआ अपने पेरेंट्स का। तो ये भी तो है, कहीं ना कहीं चीजें लूप होल तो है ही। तो देखो, सप्लीमेंट्री ग्रांट आया समझ। सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होता है? एडिशनल ग्रांट होता है और एक्सेस ग्रांट होता है। ठीक है। तो सप्लीमेंट्री, एक्सेस, एडिशनल, और इसके साथ वोट ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्शनल। और फंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रांट तो देखो, मैंने अभी तक क्वेश्चन पेपर में आपके देखी नहीं। मैंने पढ़ा इसलिए दिया है क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पेपर अब ऐसे ही बन रहे हैं। पैट का पेपर देखा था, यूपी पैट का, डरावना है। सीएफआई और कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। सीएफआई और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया दोनों एक ही आर्टिकल में 266 में लिखे हुए हैं, और कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है ये 267 में है। कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में ये भी याद रखना कि कब बना था, ये बता 1950 में बना था, जब हमें लगा था कि हमें एक ऐसे फंड की भी जरूरत है जो इमरजेंसी में काम आए, है ना। एक होता है ना, हम पैसा बचा के रखते हैं अपने लिए, कि ये इमरजेंसी में कि कभी कोई बीमारी आ गई, सेविंग जो रखते हैं हम, कि कोई बीमारी हो गई तब हम इसे यूज करेंगे। तो ये इस तरह का काम है कि मतलब अगर देश में कोई ऐसी भारी संकट आ गया, तब हम इस फंड से पैसा निकालेंगे। ठीक है, तो समझ आया? ठीक है। इमरजेंसी तो थी, बट कोरोना के टाइम पे ये था कि हमारे यहाँ पे, हाँ, हमारे यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी हुई है, मतलब ये और कंट्री में नहीं देखी गई, अगर तुम लोग जानना चाहो तो। हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर अच्छा रहा, और कंट्री में एग्रीकल्चर अच्छा नहीं है। मतलब ये बहुत पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई थी इंडिया में, कि कोरोना के बाद इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो अच्छी हुई। क्यों? क्योंकि जितने भी माइग्रेंट थे वो अपने गाँव में चले गए, वहाँ पे जाके उनके पास कुछ नहीं रहा, सिर्फ अपनी खेती रहेगी, तो वो जाके अपनी खेती करने लगे, क्योंकि जॉब वॉब पे चली गई थी। तो एग्रीकल्चर और फूड की जो कमी नहीं थी ना हमारी कंट्री में, इसलिए हमने टैकल कर लिया उस चीज से। अगर हैड बिन अफ्रीकन कंट्री या अदर कंट्री होती ना, तो हमारा हाल बुरा हो जाता। तो
अफ्रीकन कंट्रीज का और कंट्रीज का बुरा हाल था, हम फिर भी ठीक थे क्योंकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर बूम कर रहा था और हमारे यहाँ पे फूड की कमी नहीं हुई। और तुरंत ही देखो प्रधानमंत्री ने कितनी चीजें लॉन्च की थी, याद है? अब वैसे देखो जो एग्जीक्यूटिव लेवल पर है उस पर्सन के पास बहुत बड़ी वो होती है जिम्मेदारी। तो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किसी भी कंट्री में सुना है कि फ्री फूड दिया जा रहा है 2 साल 3 साल तक? और अब तक भी मिल रहा है सर फ्री फूड। और ये सबसे अच्छी चीज है क्योंकि देखो कम से कम वो और नीड अपनी पूरी कर ले, कहीं से भी खाने की नीड तो उसकी गवर्नमेंट पूरी कर ही रही है ना, जो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है पीएम केयर्स फंड से, और भी चीजें हैं। और ये बहुत पॉजिटिव वे में है। हम मतलब लेट्स के पार्टी वाला जो डिस्कशन है अगर उसे साइड कर दें, अगर एग्जीक्यूटिव लेवल पर देखें कि वो पर्सन कितना मतलब पीएम ने हमारे लिए कितना सोचा, अपनी कंट्री के लिए कितना सोचा उस समय। और कंट्री तो सर इटली तक कोलैप्स कर लिया था उस समय, इटली यूएस सब कंट्री कोलैप्स कर रही थी, हमारी कंट्री खड़ी रही। हालांकि बीमारी से तो कोई नहीं बच पाया, लेकिन फिर भी हम खड़े रहे उस समय कोरोना में। जी, बीमारी तो हमने फैलने नहीं दी। हाँ, नहीं, जी जी, ये जो लॉकडाउन जो हुआ था ना वो हमारे लिए ही था। हाँ, उसी जगह पर है तो लॉकडाउन, ये लगा तो था बस लॉकडाउन, लेकिन हमारे लिए पॉजिटिव ही रहा। हम्म। सर हमारी गली में बहुत मौतें हुई थी तो डर गए थे सर। ठीक है तो इसे कर लेना।